हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए आर एस डी क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन को पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया था, ठीक। जिनमें हमने एक छोटा सा टॉपिक सम ऑफ इंटरनल एंगल हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक। तो जिसमें हमारा ये लास्ट लेक्चर का क्वेश्चंस है। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर बढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए हमारा लास्ट कल का क्वेश्चन क्या था। विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इनमें से कौन सा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के डिस्क्राइब करेगा, ठीक। तो देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमने क्या बताया था कि कोई बीच में वस्तु रहेगा, वो जो पैरेलल लाइन बनेगी वही हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रहेगा, ठीक। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यही हमारा पहला ऑप्शन सही है। कैसे, देखिए क्या कह रहा है, प्रोजेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, अर्थात जो प्रोजेक्टर्स जाएंगे, देखिए ये जो अगर हम यहाँ पर यही देखिए ये अगर लें, हमारा यही ऑर्थोग्राफिक्स था। अगर यहाँ पर हम कोई वस्तु बनाते थे, ऐसे ऐसे तो वस्तु को बनाए थे, ठीक। तो इसमें जो प्रोजेक्टर्स जाएंगी ये ऐसे, ये प्रोजेक्टर्स यहाँ से, तो ये आपस में क्या थी, पैरेलल थी, ये हमने बताया था, ठीक। तो ये पैरेलल है, तो यही तो कह रहा प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर, अर्थात ये जो प्रोजेक्टर्स जा रही हैं ये पैरेलल तो है, एक समान है, ठीक, पैरेलल है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। और क्या, परपेंडिकुलर है ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, अर्थात यहाँ जो चित्र बन रहा है इसके परपेंडिकुलर तो ही है, ये परपेंडिकुलर तो ही बन रहा है, ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक। ये क्या है, हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के हमारे परपेंडिकुलर ही है, ठीक। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अदर देखिए जो गलत ऑप्शन है, अर्थात प्रोजेक्शन पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू प्रोजेक्शंस, ये गलत है, ठीक। दोनों के पैरेलल थोड़ी, एक के परपेंडिकुलर और दूसरे के पैरेलल है, ठीक। ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा, प्रोजेक्टर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑब्लिक, तिरछा, ये भी गलत है, ठीक। प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड पैरेलल टू, तो प्रोजेक्टर थोड़ी परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक। तो आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑफ द व्यू सीन फ्रॉम द लेफ्ट इज प्लेस्ड ऑन। हमने बताया था कि जब प्रोजेक्शन को हम लेफ्ट से सीन करते हैं तो फ्रंट व्यू कहाँ पे, यही तो कह रहा है फ्रंट व्यू को, लेफ्ट ऑफ फ्रंट व्यू, राइट ऑफ फ्रंट व्यू, अबव ऑफ फ्रंट व्यू, बिलो ऑफ फ्रंट व्यू। तो हमने कहा था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो हमारा फ्रंट व्यू कहाँ पे जाएगा। हमने एक ट्रिक बताया था कि अगर फर्स्ट एंगल है तो लेफ्ट का राइट कर दीजिए, ठीक। तो इसी प्रकार आप इसका ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। यही आप क्लियर हो जाए बस ट्रिक से, जो ट्रिक बताया था कि अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो हमारा अगर लेफ्ट साइड कह रहा है तो उसमें फ्रंट व्यू कहाँ, राइट साइड बन जाएगा, ठीक। और अगर यही राइट साइड कहता तो हमारा कहाँ, लेफ्ट साइड बन जाता, ठीक। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक। तो ये हमारा कल का क्वेश्चन था जो कि एकदम क्लियर हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे, ठीक। तो देखिए ये हमारा रहा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ठीक। तो इसमें देखिए पहले हम बता दें किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। देखिए इसमें आप जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाए वैसे भी इसमें भी बनाना रहता है, ठीक। तो इसमें देखिए ड्राइंग नहीं पूछेगा कि आप ऐसे ड्राइंग बनाइए, ठीक। उसमें क्या करेगा, ऐसे ड्राइंग दे देगा, पूछ लेगा इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, वही सब पूछेगा। और इसके डिजाइन के स्टेप पूछते हैं कि स्टेप वाइज कैसे बनाया जाता है, उसी में से एक स्टेप पूछ लेगा। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो ये आपके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक क्लियर। अब देखिए इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को दो यूनिट में बांटा गया है। तो देखिए यूनिट फर्स्ट जो है वो देखते हैं, ठीक। तो पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, आइसोमेट्रिक स्केल। तो पहले हम जान लेते हैं आइसोमेट्रिक स्केल होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक। तो आइसोमेट्रिक स्केल देखिए क्या होता है, जैसे आपकी जो लाइन रहेगी जिसमें आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक। तो पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनता है ये सब आप जानते हैं, कैसे बनता है। जैसे ये कोई मान लीजिए ये क्यूब है, अगर ये ऐसे क्यूब रहता है, ये रहा, ठीक। इस तरह से अगर क्यूब है तो इसे हम क्या 30 एंगल पे, हमने पहले बता दिया था कि ये कैसे 30 डिग्री पर बनेगा, ठीक। ऐसे 30 डिग्री पर बनेगा, इस तरह यहाँ से ये जो रहेगा ये ऐसे 30 डिग्री पर बनेगा, ठीक। तो यहाँ ऐसे 30 डिग्री पर ये बनता है, ठीक। ये ऐसे ऐसे 30 डिग्री पर हम इसको
ऐसे 30 डिग्री पर बनाएंगे। ठीक, इसके यहाँ क्या वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल से क्या रहेगा, 30 डिग्री पर रहेगा। ठीक, तो ये हम जानते हैं कि हाँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को कैसे बनाते हैं 30 डिग्री में, ये हम पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो देखिए आइसोमेट्रिक अब स्केल क्या होता है, जो हम ये जो लाइन बनाते हैं आइसोमेट्रिक में, मान लीजिए यहाँ पर ये जो था, मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ कुछ कम रहेगा, ये कितना रहेगा, मान लीजिए आपका रहेगा 7 या 8। ठीक, इसको कैलकुलेट किया जाता है, अभी इसको कैलकुलेशन को हम एकदम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो ये कुछ कम रहता है, इसीलिए इसको क्या आइसोमेट्रिक स्केल का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल लेंथ होता है उससे आइसोमेट्रिक लेंथ कुछ कम रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, अभी देखिए डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। डिफिनेशन देखिए क्या कह रहा है, isometric scale, the isometric scale is used to measure the foreshortened length of dimension of any object to draw the isometric projection। ठीक, तो क्या कर रहा है, फॉर शॉर्टन लेंथ मतलब उसके डायमेंशन को शॉर्ट करने में, देखिए हिंदी में क्लियर है, सममितीय पैमाने का उपयोग सममितीय प्रक्षेप को खींचने के लिए किसी भी वस्तु की विमाओं को छोटी हुई लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, अर्थात जब आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, उसको मापने के लिए हम आइसोमेट्रिक स्केल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, अर्थात जो एक्चुअल लेंथ रहता है वो आइसोमेट्रिक लेंथ में छोटा हो जाता है, उसको मापने के लिए क्या हम आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ नोट पॉइंट में लिखा गया है, आइसोमेट्रिक व्यू में रियल स्केल अर्थात एक्चुअल स्केल का प्रयोग करते हैं, और जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है उसमें हम आइसोमेट्रिक स्केल का प्रयोग करते हैं। ये किस प्रकार काम कर रहा है, देखिए जैसे कि आपका एक्चुअल लेंथ आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ मान लीजिए ये ऐसे है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन आपका अगर जो आइसोमेट्रिक स्केल रहेगा थोड़ा यहाँ रिड्यूस रहेगा, कम रहेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर थी, अर्थात कुछ कम रहता है। ठीक, अभी हम इसको निकालेंगे कितना होता है आइसोमेट्रिक स्केल। ठीक, तो ये आपका बेसिकली क्लियर हो गया कि हाँ हमारा आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है कि आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है, अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले हम सर्वप्रथम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से 45 डिग्री पर, कितने 45 डिग्री पर एक लाइन है, ये हमारा एक्चुअल लेंथ हो गया। लेकिन अब हमारा जो आइसोमेट्रिक लेंथ अगर इसी में हम निकालें, जो आइसोमेट्रिक लेंथ इसका, तो क्या करेंगे यहाँ से 30 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री पर रहता है, लेकिन इसके का 30 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे, कितना 30 डिग्री पर, और यहाँ ये वर्टिकली इसे खींच देंगे। ठीक, तो ये जो ऊपर वाला रहता है इसे कहते हैं एक्चुअल लेंथ, अर्थात रियल वाली जो लंबाई रहेगी एक्चुअल लेंथ। अब दिख रहा है, ठीक, तो ये हमारा क्या एक्चुअल लेंथ रहेगा, लेकिन ये वाला क्या रहेगा आइसोमेट्रिक लेंथ रहता है, आइसोमेट्रिक लेंथ। इसी की सहायता से अभी हम आइसोमेट्रिक पूरा लेंथ निकालेंगे। अब देख ले, मान लीजिए यहाँ पर वैसे ऐसे ये है, यहाँ 10 सेंटीमीटर, 20, 30 mm, मान लीजिए 10 mm, 20 mm, 30 mm, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये इससे थोड़ा इसे आगे रहेगा ऐसे। ठीक, इस तरह रहेगा, ये भी 10 डैश, 20 डैश, 30 डैश। ठीक, अभी देखिए अब यहाँ फिगर बना है, ये इससे आप पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये, अब इसमें देखिए हमने बताया कि ये जो ऊपर वाला लेंथ है ये वाला, ये हमने क्या कहा एक्चुअल, और इसे ट्रू लेंथ कह सकते हैं। ठीक, जो हम रियल लाइफ में मेजर करते हैं वो एक्चुअल और ट्रू लेंथ। ठीक, लेकिन ये जो 30 डिग्री पर हम बनाए क्या हो जाएगा आइसोमेट्रिक लेंथ हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे यहाँ 10 mm है तो यहाँ 10 डैश, 20 20 डैश, 30 30 डैश, अर्थात कहने का मतलब अगर ये 10 mm है तो ये हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ 10 mm नहीं रहेगा, कुछ कम रहेगा, मान लीजिए 7 से 8 रहेगा। अभी जब कैलकुलेट करके निकालेंगे ठीक तो वो निकलेगा। ठीक, अभी हम बताएंगे, अब आप कैलकुलेट भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, इसी फिगर की सहायता से अब हम निकालते हैं क्या आइसोमेट्रिक लेंथ को। ठीक, देखिए हम कैसे निकालेंगे आइसोमेट्रिक लेंथ को, उसी फिगर की मदद से। देखिए अब क्या होता है, जो हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ क्या है AD, देखिए इस फिगर में क्या है हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ AD, यही तो हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ है, इसी को हमें निकालना है। देखिए अब कैसे निकालेंगे, इस जो त्रिभुजाकार आकार है इसी की सहायता से। सर्वप्रथम हम लेंगे क्या त्रिभुज ABC।
ठीक, तो ले लेते हैं। पहले लेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी से। अब इस त्रिभुज ए बी सी से देखें, देखिए इसमें क्या अगर देखा जाए, हमें अगर ए सी लेंथ चाहिए, ये हमारा एक्चुअल लेंथ है, रियल वाली लेंथ ए सी चाहिए, तो और ये क्या है ए बी। ठीक, इसमें ए बी और ए सी दोनों में ये कॉमन रहेगा, कॉमन है कि नहीं, इसमें भी ए बी आएगा और इसमें भी ए बी आएगा, एक्चुअल वाले में भी आइसोमेट्रिक में। देखिए अब अगर हम ले कॉस, कॉस 45, ये कितना डिग्री है 45, तो लीजिए कॉस 45 अगर ले ए बी सी में कॉस 45, तो कॉस 45 बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर हमारा होता है क्या, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, क्या आधार बटे कर्ण। ठीक, तो कर्ण हमारा क्या है, आधार क्या है, इसे पुट कर दो, क्या है आधार हमारा ए बी है, कर्ण हमारा ए सी है। ठीक, तो इसे रख दो, आधार हमारा क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। ठीक, तो इससे देखिए अब करेंगे कॉस 45 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक, अब देखो इसे इधर भेज दें, तो कॉस 45 यहाँ ले जाए ए सी इक्वल टू ए बी, ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज ए डी बी। क्यों, हमें ये वाली लेंथ चाहिए, आइसोमेट्रिक लेंथ, तो पहले क्या लेंगे ए डी बी से एंगल, त्रिभुज ए डी बी से, इसमें कितना एंगल का थीटा बनना है 30 डिग्री का, तो लेंगे क्या कॉस 30 डिग्री। अब क्या होगा, ये भी आधार बटे कर्ण होगा। ठीक, तो आधार इसमें क्या है, देखिए आधार इसमें भी ए बी है और कर्ण क्या है ए डी, तो रख दो, क्या हो जाएगा ए बी बटे ए डी इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे इधर, तो ए डी इक्वल ए डी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर, देखिए बराबर जब करेंगे तो ए बी दोनों हट जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से। अब जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी कॉस 45 डिग्री इक्वल टू ए डी कॉस 30 डिग्री। ठीक, तो देखिए ए सी कॉस 45 और ए डी कॉस 30, अब हमें क्या चाहिए ए डी, क्यों, यही हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ है। ठीक, तो ए डी को यहीं रोक दे और इसे यहाँ भेज दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा कॉस 45 अपॉन कॉस 30 और ए सी को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी को इधर ले आए। अब देखिए कॉस 45 का मान कितना होता है, ठीक, तो कितना होता है 1/√2 और कॉस 30 का मान कितना होता है रूट में 3/2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी। ठीक, अब इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब देखो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा 1/√2, इसे जब ऊपर लाएंगे तो 2/√3। ठीक, इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। ठीक, इससे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 2/√3। ठीक, तो ये ए डी अपॉन ए सी, आपको अब ए सी इधर भेज दे अगर, तो क्या हो जाएगा रूट में 3/रूट में वो सॉरी √2/√3 इंटू ए सी इक्वल टू ए डी। आपको इस तरह भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, क्या कि आइसोमेट्रिक जो आपका लेंथ होता है वो क्या होता है एक्चुअल लेंथ इंटू रूट में 3/√2, और इसी को अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये पूछा जा सकता है क्या 0.816 इंटू ए सी इक्वल टू ए डी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखें। आप जब रूट में 3/√3 को डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 0.816 इंटू ए सी इक्वल टू ए डी। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए ए सी क्या है ए डी क्या है ये सब हम बता चुके हैं। ए डी क्या है हमारा
AD उधर बताएं क्या है हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ, AC क्या है एक्चुअल लेंथ है। ठीक, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, यहाँ लिख दे अगर हम, तो AC क्या हमारा एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, और AD क्या है आइसोमेट्रिक लेंथ, आइसोमेट्रिक लेंथ। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक, ये वाला और ये वाला। ठीक, तो इसे हम ऐसे नोट में लिख दे रहे हैं, नोट। ठीक, देख लीजिए क्या पूछा जाता है कि आइसोमेट्रिक लेंथ बराबर क्या होता है। ठीक, तो AD इक्वल टू AC इंटू रूट में 2/√3, ये ध्यान रखना है। और क्या AD इक्वल टू AC इंटू 0.816, ये 2 पॉइंट्स आपके मेन है। अगर ये डेरिवेशन ना क्लियर हुआ तो ये 2 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम आइसोमेट्रिक जो लेंथ होता है उसे कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक, अगला देखिए, अब देखिए कि इससे भी एक बार क्वेश्चन आया है। क्या आया है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न। देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर के ड्राइंग में इसे जरूर पढ़ा होगा। ठीक, तो उसी प्रकार आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में इसका यूज है। ठीक, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक, अतः नक्शे पर जो दूरी दर्शाई जाती है अपॉन वास्तविक दूरी, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसी का फर्दर प्रयोग हम क्या आइसोमेट्रिक में अगर करें, तो अगर पूछ लिया जाए कि आइसोमेट्रिक स्केल में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक, अर्थात आइसोमेट्रिक लेंथ पूछ ले तो क्या होगा। देखो अब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आइसोमेट्रिक को IS से दर्शाते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि आपका अगर पूछ ले कोई लेंथ अगर रहेगा ISO20, अर्थात 20 जो है ये आइसोमेट्रिक लेंथ है। ठीक, इसी प्रकार इसे दर्शाया जाता है ISO20, अर्थात ये 20 mm जो भी रहेगा ये इसी प्रकार दर्शाते हैं। ठीक, जो उसमें आइसोमेट्रिक लेंथ में रहता है उसे। ठीक, इसे क्या ISO20, ISO5, ISO7 जो भी लिख देगा, जितना भी लेंथ रहेगा उसे ऐसे लिख देगा ISO7। बस वो जो लीजिए ISO क्या है आइसोमेट्रिक डिस्टेंस या लेंथ। ठीक, तो वो ISO से लिखते हैं। ठीक, तो ये क्लियर रहना चाहिए। ये देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ISO। अब इसे क्या करते हैं, ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन एक्चुअल लेंथ, अर्थात जो आपका वो आइसोमेट्रिक लेंथ रहता है अपॉन एक्चुअल लेंथ जो रियल वाली लंबाई पर होता है। ठीक, अगर देखें तो यही तो कह रहा है कि डिस्टेंस ऑन मैप, मैप पर हम क्या लेते हैं, जो मतलब मापी गई दूरी छोटा मान के जो चलते हैं वही तो लेते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस ऑन मैप छोटे माप वाला लेते हैं मैप पर, और एक्चुअल लेंथ हमारी बड़ा रहता है। ठीक, जैसे कि आप जब कोई सड़क बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम नक्शे पर कैसे दर्शाएंगे, छोटा ही मान के दर्शाएंगे। अब सड़क थोड़ी ऐसे थोड़ा बड़ा सा थोड़ी दर्शा पाएंगे। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा मान लेते हैं उसे मैप पर दर्शाने के लिए, और एक्चुअल लेंथ उसकी बड़ी होती है। सेम ऐसे हमारा आइसोमेट्रिक में हो रहा है कि नहीं, हमारा एक्चुअल लेंथ बहुत बड़ा है लेकिन हम आइसोमेट्रिक में उसे थोड़ा रिड्यूस, थोड़ा छोटा करके ले रहे हैं, तो उसी प्रकार उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं cos 45 अपॉन, यहाँ से देखिए कहाँ गया, यहाँ से। ठीक, तो यही हमारा कह रहा है AD अपॉन AC लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए AD अभी हम बता रहे कैसे लिख सकते हैं, AD अपॉन AC। अब AD हमारा क्या है, आइसोमेट्रिक लेंथ है, यही तो है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन AC क्या हमारा एक्चुअल लेंथ। ठीक, तो यही तो आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, यही तो होगा AD अपॉन AC, यही होगा ना, होगा कि नहीं। देखिए AD हमारा क्या आइसोमेट्रिक लेंथ, अर्थात हमने थोड़ा जो रिड्यूस वाली वैल्यू थी अर्थात कम जो थी उसे लिया ऊपर, यही तो मैप पर क्या छोटा जो थोड़ा वैल्यू रहता है वही लेते हैं, अपॉन एक्चुअल लेंथ बड़ी वाली जो रियल वाली लंबाई है वो हमने लिया AD अपॉन AC। अब AD की वैल्यू कितना था, AD का वैल्यू कितना था 45, cos 45, यही तो था। अब देखिए AD अपॉन AC हमने कितना लिखा है cos 45 अपॉन cos 30 डिग्री। ठीक, उससे सेम रिलेटेड है। ठीक, तो cos क्या हो जाएगा यहाँ, cos 45 अपॉन cos 30 डिग्री। ठीक, इसी को फर्दर अगर सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा
रूट में 2/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.816। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल क्या होगा। अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा 0.816। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि क्या होता है आपका निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल का क्या होगा, तो क्या होगा 0.816। ठीक, तो आज ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, लास्ट टॉपिक था। तो आज ये आइसोमेट्रिक का पहला टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आइसोट्रॉपिक आइसोमेट्रिक जो स्केल रहता है उसे हम बनाना सीखेंगे। ये आपका था आइसोमेट्रिक स्केल। इसके आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमने बता दिया। क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाला, और एक इधर बताया हमने ये दो, ये वाला, ये दो आपको ध्यान रखना है। ये इसमें से मेन पॉइंट है। ठीक, और ये आपको डिटेल में बताया गया किस तरह होता है। तो बेसिकली इसमें से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको हमने क्लियर कर दिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाना। तो वो बहुत बड़ा रहेगा, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है देखिए क्या दिया गया है। देखिए, सममितीय मापनी अर्थात आइसोमेट्रिक स्केल में सममितीय मापनी की रेखा तथा मुख्य पैमाने की रेखा के बीच का कोण का अंतर क्या होता है। ठीक, तो क्या होता है इनमें से आपको बताना है। ठीक, कल हम इसको आंसर भी बताएंगे। ठीक, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर देखिए क्या कह रहा है, वह रेखा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन के समांतर हो अपने प्रक्षेपी सममितीय प्रक्षेप अर्थात आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्षैतिज, ठीक, क्षैतिज आधार से का कोण बनाएगी। तो कितना कोण बनाएगी आपको इसको बताना है। ठीक, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।